यह कहानी विज्ञान, पुरानी मान्यताओं और इतिहास से प्रेरित है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और परिस्थितियां पूर्णतः काल्पनिक हैं। यदि इनका किसी व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई मेल पाया जाता है तो वह केवल एक संयोग होगा। हमारा उद्देश्य केवल मनोरंजन है। यदि इस कहानी से किसी की आस्था या मान्यताओं को ठेस पहुंचती है तो उसके लिए हम हृदय से क्षमा चाहते हैं। कहते हैं, आसमान में जो भी होता है उसका असर जमीन पर जरूर पड़ता है। कभी चांद से ज्वार उठता है, कभी सितारों की चाल से इंसानों की किस्मत बदलती है। लेकिन लगभग 100 साल में एक बार जब चांद, सूरज और धरती एक ही सुर में आ जाते हैं तो समय की दीवार में दरार पड़ती है। 1857, 1947 और अब 2025। विज्ञान इसे कहता है कॉस्मिक रेजोनेंस और पुराने ग्रंथ कहते हैं काल की खिड़की। जब ये रेजोनेंस बनती है तो सिर्फ इतिहास नहीं, इंसानों की जिंदगी भी बदल जाती है। शाम का समय है, गंगा किनारे सूरज ढल रहा है, घाटों पर आरती की गूंज है, लेकिन बीच का एक कोना अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ है। वहां बैठे हैं आचार्य अत्रि, लंबी सफेद दाढ़ी, गहरी चमकती आंखें, शांत मुद्रा। सामने एक अंग्रेज युवक एडगर अपनी चमड़े की नोटबुक में लिख रहा है। आचार्य अत्रि धीरे धीरे समझाते हैं, एडगर बाबू, इसे आसान भाषा में समझो। जैसे हर ढोलक, हर तबला अपनी एक ताल बजाता है, वैसे ही यह धरती, सूरज और चांद भी अपनी अपनी ध्वनि पर कंपन करते हैं। जब ये ध्वनियां एक दूसरे से टकराती हैं तो कॉस्मिक ताल बनती है और वही ताल खोल देती है काल की खिड़की। एडगर उत्सुक होकर पूछता है, मतलब यह खिड़की हर 100 साल में एक बार खुलेगी? आचार्य मुस्कुराकर कहते हैं, नहीं, समय गिनने से कुछ नहीं होता। यह तो तब होता है जब ध्वनियां आपस में मिल जाएं, जैसे ढोलक में 7 और 9 ताल अचानक मिल जाएं। अभी इस साल 1857 में यही ताल बनी है। और देखो, देश भर में बगावत भड़क उठी। लाल चांद गंगा पर अपनी परछाई बिखेर रहा है। आचार्य धीरे से कहते हैं, वो चांद जिसने एक साम्राज्य को हिलाया था, वही चांद अब फिर लौटेगा। एक अंधेरा कमरा, चारों ओर मोमबत्तियां टिमटिमा रही हैं। बीच में एक साधक बैठा है, वो जमीन पर खून से एक अजीब सा सिंबल बना रहा है। साधक धीमी आवाज में मंत्र पढ़ते हुए कहता है, जब लाल चांद आएगा देश की किस्मत बदल जाएगी, लेकिन इसकी कीमत खून से चुकानी होगी। बाहर से दंगों और चीखों की आवाज आती है। मोमबत्ती अचानक बुझ जाती है। साधक धीरे से कहता है, हर बार जब लाल चांद आया तो इंसानों की नसों में बहता खून ही उसका साथी बना। एक साधारण घर में रसोई से आवाजें आ रही हैं। साक्षी खाना बना रही है। मासूम बच्ची जिनीशा टेबल पर बैठी है। टीवी पर न्यूज चल रही है। कल रात का रेयर ब्लड मून, जिसे खगोलविद हार्मोनिक कॉन्वर्जेंस कह रहे हैं। इतिहासकारों के मुताबिक पिछली बार यह अलाइनमेंट 1947 में हुआ था। साक्षी मुस्कुराते हुए परोसते हुए कहती है, देखो जिनी, चांद आज लाल हो गया है। कितना खूबसूरत लग रहा है ना? जिनी धीरे से खिड़की की तरफ देखती है। उसकी आंखों में डर झलक रहा है। वो धीमे स्वर में कहती है, मम्मा, चांद सांस ले रहा है। साक्षी चौंक जाती है। वो खिड़की से झांकती है, बस एक लाल चमक, लेकिन बच्ची की आंखों में सचमुच का भय है। कभी कभी मासूम आंखें वो देख लेती हैं जो बड़े लोग समझ भी नहीं पाते। जिनीशा अपने बिस्तर पर लेटी है। खिड़की से ब्लड मून की रोशनी सीधी कमरे में गिर रही है। दीवार पर अचानक एक परछाई हिलती है। टीवी अपने आप ऑन हो जाता है। स्क्रीन पर वही ब्लड मून। जिनी डरते हुए कहती है, कौन है वहां? परछाई धीरे धीरे मिरर की ओर बढ़ती है। आईने में उसका रिफ्लेक्शन हिलने लगता है। आईने से आती धीमी आवाज कहती है, तू ताल सुन सकती है, इसीलिए तू चुनी गई है। जिनी जोर से चीख पड़ती है। साक्षी दौड़कर कमरे में आती है, लेकिन आईना फिर से सामान्य हो चुका है। उसमें केवल साक्षी का रिफ्लेक्शन दिखता है। कभी कभी आईने सिर्फ चेहरा नहीं दिखाते, वो आपके आने वाले कल का सच भी दिखा देते हैं। अगली सुबह खिड़की से सुबह की धूप कमरे में आ रही है।
फिर भी घर के भीतर एक अजीब सी ठंडक फैली हुई है। साक्षी हिम्मत करके आईने पर कपड़ा डाल देती है। रसोई में गैस चालू होती है। अचानक कड़कती आवाज आती है, फिर हल्की सी धुन, जैसे कोई बहुत दूर से धा धिन धिन ना बजा रहा हो। साक्षी खुद से कहती है, ये कैसी आवाज है, कहां से आ रही है यार। जिनी टेबल पर बैठी दूध के ग्लास को खाली निगाहों से देख रही है। उसकी उंगलियां मेज पर अजीब सी ताल दे रही थीं। 7 5 7 5। साक्षी घबराकर पूछती है, जिनू ये क्या बजा रही हो। जिनी बिना पलक झपकाए कहती है, ये वही ताल है जो रात को आई थी, रुकती ही नहीं है मम्मा। साक्षी का गला सूख जाता है। वो जल्दी से अपना फोन उठाती है और एक नाम टाइप करती है, संस्कृति। दोपहर को दरवाजा खुलता है। अंदर आती है संस्कृति, साक्षी की कॉलेज फ्रेंड। कंधे पर बैग, आंखों में तीखी लेकिन शांत चमक। वो कमरे की हवा को सूंघती है जैसे कोई डॉक्टर नाड़ी पकड़ता हो। संस्कृति हल्की मुस्कान के साथ कहती है, चलो सांस लो और मुझे बताओ रात को क्या हुआ। साक्षी कांपती आवाज में सब बताती है। संस्कृति ध्यान से सुनती है, फिर बैग से एक छोटा सा डिवाइस निकालती है, EMF रीडर। डिवाइस कमरे के बीच में टिक टिक करने लगता है। सुई ऊपर जाती है, नॉर्मल लेवल से बहुत ज्यादा। साक्षी घबराकर पूछती है, ये क्या है। संस्कृति समझाती है, ये उस चीज को पकड़ता है जो हमें दिखती नहीं, ऊर्जा। देखो घर में न कोई माइक्रोवेव चालू है न कोई वायर लीकेज, फिर भी रीडिंग हाई है, मतलब यहाँ कोई अदृश्य प्रेजेंस है। साक्षी का चेहरा सफेद पड़ जाता है। संस्कृति धीरे से कहती है, अब डरने की नहीं, समझने की जरूरत है। संस्कृति घुटनों पर बैठकर जिनीशा को देखती है। बच्ची की आंखें थकी हुई लग रही हैं, पर काली नहीं। उसकी नाड़ी सामान्य है, लेकिन उंगलियां अब भी उसी ताल पर चल रही हैं। संस्कृति बहुत नरमी से कहती है, जिनू जब ये ताल आती है न, तो मेरे साथ गिनना, 1 2 3 4 5, फिर 7 पर सांस रोकना और धीरे धीरे छोड़ देना, जैसे झूले पर आगे पीछे जाते हैं। जिनी सिर हिलाती है। वो अभ्यास करती है। कुछ सेकंड के लिए उसकी उंगलियां शांत हो जाती हैं। कमरे की हवा भी हल्की राहत महसूस कराती है। साक्षी गहरी सांस लेकर कहती है, एल थोड़ा ठीक लग रहा है। संस्कृति गंभीर होकर कहती है, ये टेम्परेरी है, असली खतरा अभी बाकी है। बातों ही बातों में साक्षी बताती है, ये घर सस्ता मिला था, मालकिन कह रही थी घर आपका, बच्ची मेरी। उस समय मजाक लगा था, पर अब हर बात भारी लग रही है। संस्कृति सब सुनते सुनते अलमारी खोलती है। एक दराज से पुरानी डायरी निकलती है, उस पर मोटा मोम चढ़ा हुआ है। संस्कृति मोम तोड़ती है। अंदर से सूखे फूल, हल्दी और एक तांबे का यंत्र गिरता है। चक्रीय डिजाइन का, पुराना लेकिन चमकता हुआ। यंत्र के किनारे पर खुरचा हुआ लिखा है, 1857 वाराणसी। संस्कृति चौंक कर कहती है, ये वही रेजोनेंस का यंत्र है। डायरी का पन्ना खुलता है। काली स्याही से लिखा है, जब रक्तचंद्र सांस ले घर की ईंटें सुनने लगती हैं, ताल मिल जाए तो दरवाजा खुद खुलता है। साक्षी वो धीरे से कहती है, मतलब ये घर भी सुन रहा है। संस्कृति कहती है, हाँ, कुछ घर सिर्फ जगह नहीं होते, किरदार होते हैं, और तुम्हारा घर सुनता है। संस्कृति तुरंत फोन उठाती है। बनारस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रघुवंशी को कॉल लगाती है। वो स्पीकर ऑन करती है, सर हमें 1857 की डायरी मिली है, साथ में तांबे का चक्रीय यंत्र। उस पर लिखा है, रक्तचंद्र के समय ईंटें सुनती हैं। क्या यह रेजोनेंस आर्किटेक्चर से जुड़ा हो सकता है? फोन से प्रोफेसर की आवाज आती है, तुम किस जगह हो? संस्कृति बताती है, रायपुर, पुरानी कॉलोनी। प्रोफेसर गंभीर स्वर में कहते हैं, तो सुनो, 1857 में कुछ साधक और ब्रिटिश अफसर मिलकर ऐसे घर बनवाते थे जो खगोलीय ध्वनि पर अलाइन हो सकें। इन्हें लिसनिंग हाउसेस कहा जाता था। उनका विश्वास था कि घर की दीवारें कॉस्मिक ध्वनि सोख लेती हैं, और जब सही ताल बनती है तो घर खुद एक अदृश्य दरवाजा बन जाता है। अगर बच्ची वो ताल सुन रही है तो इसका मतलब है घर खुलने की तैयारी में है। उसे अभी तुरंत सुरक्षित करो। कॉल अचानक कट जाता है।
कमरे में हल्की ठंडक फैल जाती है, जैसे किसी ने पर्दे के पीछे से नाम लिया हो। जिनीशा। साक्षी डरकर जिनी को अपनी बाहों में कस लेती है। शाम ढल रही है। गली के कोने पर छोटा सा मंदिर है। घंटी लगातार बज रही है, लेकिन सुर बिगड़ा हुआ है। जिनी आंखें सिकोड़कर कहती है, मम्मा, घंटी आज गलत बज रही है। संस्कृति ध्यान से सुनती है। घंटी का अलग सुर घर की दीवारों पर हल्की थाप में गूंज रहा है। 7, 5, 7, 5। संस्कृति सोचते हुए कहती है, ये पूरी कॉलोनी एक बड़ा वाद्य यंत्र है, और ये घर उसका रेजोनेटर। वो ताबे का यंत्र खिड़की पर रखती है। कमरे में एक महीन टंकार गूंजती है, जैसे कोई बहुत दूर कहीं रियाज कर रहा हो। अचानक आईने के पीछे से बहुत धीमी आवाज आती है, डोर अलाइनिंग। साक्षी का दिल जोर से धड़कता है। वो देखती है, आईने पर डला कपड़ा धीरे से हिल रहा है, जैसे किसी ने अंदर से धक्का दिया हो। आधी रात का समय था। घड़ी ने जैसे ही 12 बजाए, खिड़की पर धुंध जम गई। उस धुंध पर किसी नन्हे हाथ ने लिख दिया, ओपन। साक्षी का दिल धड़कने लगा। उसने घबराकर फुसफुसाया। फिर से शुरू हो गया। संस्कृति ने उसका कंधा पकड़ा। घबराओ मत, इस बार हम जवाब भी देंगे। उसने खिड़की की देहरी पर नमक की रेखा बनाई और फूंक मारकर कहा, जो भी लिख रहा है सामने आ। धुंध और गहरी हो गई। कांच पर सैकड़ों छोटे छोटे उंगलियों के निशान उभर आए। सब एक साथ ताल में टकटक कर रहे थे। जिनी ने धीरे से कहा, मम्मा, वो कह रहे हैं आज रात दरवाजा यहीं है। साक्षी ने हिम्मत करके पूछा, और अगर हम ना खोले तो? कांच पर फिर से शब्द उभरे, हम खोल देंगे। दीवार पर टंगा पुराना ब्लूप्रिंट नीचे गिर पड़ा। संस्कृति ने उठाया और देखा, घर का नक्शा था, चारों कोनों पर चिन्ह और बीच में एक शब्द, केंद्र श्रुति। साक्षी हैरान रह गई। इसका मतलब क्या है? संस्कृति गंभीर स्वर में बोली, श्रुति यानी जो सुन सके। यह घर सिर्फ जगह नहीं है, यह सुनने वाला जीवित ढांचा है। यही इसका केंद्र है। जिनी ने फर्श पर हाथ रखा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे जमीन धड़क रही हो, मानो नीचे कोई दानव नींद से करवट बदल रहा हो। तभी कोने से बहुत पुरानी धीमी आवाज आई, अंदर आने दो। साक्षी ने जिनी को और कसकर पकड़ लिया। आवाज जिनी की नहीं थी, किसी और बच्चे की थी, उदास और बहुत पुरानी। संस्कृति ने पूछा, कौन हो तुम? दीवार से चूना निकलने लगा और उस पर शब्द उभरे, हम कई हैं। आईने पर डला कपड़ा अचानक नीचे गिर गया। आईना काला हो चुका था, जैसे उसके पास सिर्फ अंधेरा हो। उसमें ब्लड मून की लाल परछाई दिख रही थी, और उसके सामने सैकड़ों बच्चों के सिलहूट, सब एक ही सुर में ताल बजाते हुए। संस्कृति ने दीपक उठाया और धीमे से कहा, तुम्हें सुर चाहिए? लो, हम बदलते हैं सुर। उसने कपूर जलाया और नई लय बजाई। दीपक की लौ उसी लय में झूमने लगी। आईने के भीतर से एक हाथ निकला, धुएं जैसा काला हाथ। साक्षी चीख पड़ी, बस। संस्कृति ने ताबे का यंत्र आईने पर सटाया। तेज धातु जैसी गूंज उठी। हाथ तुरंत पीछे हट गया। आईना फिर से सामान्य दिखने लगा, मगर कांच गर्म था, जैसे किसी सांस को छुआया है। जिनी बुदबुदाई, वो नाराज हैं, कहते हैं फिर मिलेंगे। संस्कृति ने दांत भींचकर कहा, आना तो पड़ेगा, पर अगली बार तुम्हारे नहीं, हमारे सुर पर। रात गहरी थी। घर शांत था, दियों की लौ स्थिर। जिनी की उंगलियां अब ताल से थम चुकी थीं। साक्षी थककर बोली, थोड़ा आराम कर ले। संस्कृति ने ब्लूप्रिंट पर नजर गड़ाए रखी और धीरे से कहा, तुम सो लो, मैं जागती रहूंगी। आज की रात बहुत लंबी है। उसने फर्श पर कान टिकाया। बहुत दूर से आवाज आ रही थी, जैसे कोई उल्टा डमरू बजा रहा हो। धाक धिंक ना, धाक धिंक ना। और उसके बीच किसी ने फुसफुसाया, अधूरी ताल। संस्कृति का चेहरा सख्त हो गया। किसी ने ताल अधूरी छोड़ी है, और अधूरी ताल सबसे खतरनाक होती है। दीवारें कांपने लगीं। आईना अचानक काला पड़ गया और उसके भीतर से आंधी जैसी लपटें बाहर निकलने लगी। जिनीशा हवा में उठी, उसकी आंखें बंद थीं और होंठ कांपते हुए बोल रहे थे, ताल पूरी हो गई है।
दरवाजा खुल गया है। साक्षी ने चिल्लाकर जिनीशा को पकड़ना चाहा, पर उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। आईना चटक कर टूटा और बाहर से लाल रोशनी पूरे घर में फैल गई। गली के दरवाजे पर सैकड़ों परछाइयां खड़ी थीं, सबकी आंखें खून जैसी लाल। संस्कृति हाफते हुए बोली, इतिहास फिर से लिखा जा रहा है। उनकी आवाजें एक साथ गूंजी। स्वागत है 2025 का, स्वागत है लाल चांद के युग का।